नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द रियल टॉक में। आज की कहानी वह खौफनाक घटना है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना की वजह से पुलिस अफसरों का तबादला कर दिया गया। सीएम मायावती खुद घटना स्थल पर पहुंची। इस बीभत्स घटना की पूरी कहानी आइए जानते हैं। सच्ची घटनाओं को कहानी रूप में देखने के लिए द रियल टॉक को सब्सक्राइब करें। 2008 में घटी यह खौफनाक घटना उस पढ़ी लिखी प्रेमिका की है जिसने 5वीं फेल प्रेमी के लिए अपने परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जीने मरने की कसम खा चुके प्रेमी जोड़े ने 7 जिंदगियां छीन ली। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के बावनखेड़ी गाँव में शबनम का परिवार रहता था। परिवार में सब लोग पढ़े लिखे थे। शबनम के पिता शौकत अली कॉलेज में लेक्चरर थे। शौकत अली की गांव में बहुत इज्जत थी। शबनम खुद डबल एमए थी और पिता की तरह लेक्चरर बनना चाहती थी। शबनम स्कूल में इंग्लिश टीचर थी। लोगों के बताए अनुसार शबनम का स्वभाव अच्छा था। वह सबकी मदद किया करती थी। अगर कोई स्टूडेंट फीस भरने में सक्षम नहीं है तो शबनम उसकी फीस भरती। ये सब बातें चलती रहती हैं। इसी दौरान शबनम को बावनखेड़ी गाँव के 5वीं फेल सलीम से प्यार हो गया। दोनों मिलने लगे। दोनों के बीच शारीरिक संबंध होने लगे। शबनम और सलीम में जमीन आसमान का फर्क था। शबनम पढ़ी लिखी अमीर फैमिली से थी और सलीम 5वीं फेल छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करता था। शबनम और सलीम के रिश्ते की बात जब शबनम के घर तक पहुंची तो शबनम के घर वालों ने इस रिश्ते से आपत्ति जताई। शबनम ने अपने घर वालों को समझाने की बहुत कोशिश की। सलीम को अच्छा बताया लेकिन बात नहीं बनी। परिवार अपनी जिद पर अड़ा रहा। शबनम का पूरा परिवार शबनम और सलीम के रिश्ते और निकाह के सख्त खिलाफ था। बात आई गई हो गई। अब 14 अप्रैल 2008 का दिन आ गया। सुबह तक परिवार के सभी लोग घर पर ही थे। दिन में दोनों भाई शहर के लिए निकल गए। शबनम ने अपने भाइयों को कॉल किया और कहा, आप लोग जहां भी पहुंचे हैं वहां से वापस आ जाइए, कल चले जाना। भाइयों ने बहन की बात मान ली और वापस आ गए। 14 अप्रैल की शाम शबनम के घर में शबनम की भाभी और मौसी की बेटी ने मिलकर खाना बनाया। रात 9 बजे तक सभी ने खाना खा लिया। तभी शबनम ने पूछा, कौन कौन चाय पिएगा? सबने हाँ बोला। शबनम ने चाय बनाई, सबको चाय दी। सबने चाय पी। चाय पीने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। रात करीब 2 बजे आसपास के लोग शबनम के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। वजह यह थी कि शबनम दहाड़े मार मार कर रो रही थी, शोर मचा रही थी। घर का मेन दरवाजा बंद था। सभी ने शबनम को दरवाजा खोलने के लिए कहा। शबनम ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलकर शबनम ऊपर आ गई। शबनम के पीछे पीछे सारे पड़ोसी भी घर के अंदर आ गए। घर के अंदर का जो मंजर था वो देखकर सबकी हालत खराब हो गई। 4 कमरे के घर में चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं। घर में 7 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। शबनम के माँ बाप की, दोनों भाइयों की, भाभी की, मौसी की बेटी की और एक 7 महीने का बच्चा था जो भतीजा था शबनम का, उसकी लाश। शबनम के पूरे परिवार का कत्ल हो गया था और शबनम एक कोने में बैठी बेइंतहा रो रही थी। शबनम ने बताया कि घर में लुटेरे आ गए थे, मैं बाथरूम में थी इसीलिए मैं बच गई। पड़ोसियों में से किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस घटना स्थान पर पहुंची। 7 लोगों की लाश घर में पड़ी थी। किसी ने कुल्हाड़ी से सबकी हत्या कर दी थी और परिवार की एक लौती बची बेटी शबनम का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस तहकीकात में जुट गई। इस हत्याकांड की खबर इतनी बड़ी थी कि रात में ही लोकल थाने से लखनऊ होती हुई दिल्ली पहुंच गई। सुबह सूरज निकलने से पहले 10 थानों की पुलिस फोर्स गांव में पहुंच चुकी थी। डॉग स्क्वाड पूरे गांव का चक्कर लगा रहे थे। फॉरेंसिक वाले सैंपल इकट्ठा कर रहे थे। सभी डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। परिवार की एक लौती बची बेटी शबनम का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस शबनम का बयान लेने के लिए थोड़ा इंतजार करती है। सभी लोग शबनम के लिए दुखी हो रहे थे। ज्यादा रोने की वजह से और ना खाने पीने की वजह से शबनम की तबीयत खराब हो गई। उसका इलाज कराया गया और कुछ टेस्ट कराए गए। शबनम का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होने के बाद पुलिस ने शबनम से पूछताछ की। शबनम ने पुलिस को बताया कि पीछे छत के रास्ते से कुछ लोग आए थे और सबको मारकर चले गए। आगे की जांच पड़ताल चलती रहती है। पुलिस ने छत पर जाकर देखा, घर के पीछे जाकर देखा। घर के पीछे से छत पर आने का कोई जरिया नहीं था। पीछे 14 फीट की पक्की दीवार थी। 14 फीट की दीवार को बिना सहारे के चढ़ना मुमकिन नहीं है। हाँ, सीढ़ियों से चढ़ा जा सकता है पर दीवार पर सीढ़ियों के कोई निशान पुलिस को नहीं मिले। शबनम के जो टेस्ट बीमार होने पर हुए थे उन टेस्ट की रिपोर्ट आ गई और पुलिस तक एक बात पहुंची कि शबनम प्रेग्नेंट है। शबनम के पेट में 2 महीने का बच्चा है जबकि शबनम की शादी नहीं हुई थी।
पुलिस के ऊपर दबाव था। पुलिस आगे की तहकीकात जारी रखती है। 16 अप्रैल को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पुलिस का जो सोचने का तरीका था वो बदल जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि जो लोग मरे हैं उन्होंने मरने से पहले कोई विरोध नहीं किया, बचने की कोशिश नहीं की। और सबसे जरूरी बात जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आती है कि इन लोगों को किसी तरह का कोई पॉइजन दिया गया था। पुलिस सोचने लगती है कि अगर कोई चोर डाकू घर के अंदर घुसता है कत्ल करने के लिए तो वो कत्ल करता है। किसी अनजान आदमी का घर के अंदर सबको जहर देना नामुमकिन है। और फिर कुल्हाड़ी से क्यों मारा? तो अब पुलिस के सामने कई सवाल थे। इसके बाद पुलिस का शक शुरू होता है। पुलिस को यकीन था कि इस घटना को अंजाम देने वाला परिवार का कोई परिचित है। पड़ोसियों ने बताया था 14 अप्रैल की रात जब शबनम के दहाड़े मारकर रोने की आवाज सुनकर वह शबनम के घर पहुंचे तो घर का मेन दरवाजा बंद था। पड़ोसियों के कहने पर शबनम ने नीचे आकर घर का दरवाजा खोला और सीढ़ियों से छत पर जाने वाला दरवाजा भी बंद था। पुलिस का माथा ठनकता है। पुलिस सोचती है कि घर में लाशें पड़ी हैं, पूरे परिवार का कत्ल हो गया है। ऐसे वक्त में शबनम छत का दरवाजा बंद करने नहीं जाएगी। मतलब दरवाजा पहले से ही बंद था और दरवाजा अगर पहले से बंद था तो कोई छत के रास्ते घर में कैसे आ सकता है? अब पुलिस अब तक की तहकीकात पर नजर डालती है और ये सारी बातें सोचने लगती है। पीछे से छत पर आने का कोई निशान नहीं। मेन डोर लोहे का मजबूत लॉक था। सीढ़ियों से छत पर जाने वाला दरवाजा भी लॉक था। शबनम की रिपोर्ट में शबनम के प्रेग्नेंट होने का पता चलना, पोस्टमार्टम में जहर दिए जाने की पुष्टि होना, किसी ने मरने से पहले कोई विरोध नहीं किया, परिवार के सब लोगों का कत्ल हो जाना और शबनम का जिंदा बच जाना। इसके बाद पुलिस शबनम पर जीरो इन करती है और शबनम के कॉल डिटेल्स निकालने का फैसला करती है। पुलिस अपना काम कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ 7 लोगों के कत्ल की बात जब पूरे इलाके में फैली तो हर तरफ गुस्सा और गम दोनों था। लोग सड़कों पर उतर आए, धरना प्रदर्शन हुआ, कानून के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मीडिया में खबरें आती हैं। यूपी की मुख्यमंत्री तब मायावती थी। मायावती खुद घटना स्थान पर पहुंचती हैं, शबनम से मिलती हैं, शबनम के सर पर हाथ फेरती हैं, शबनम से हमदर्दी जताती हैं और 5 लाख रुपए का मुआवजा परिवार की एक लौती जिंदा बची बेटी शबनम को देने का ऐलान करती हैं। ये मुआवजे वाली बात जब पुलिस को पता चली तो इस केस की छानबीन कर रहे अफसर आरसी गुप्ता जो थे उन्होंने सीएम साहिबा से कहा, मैडम मत कीजिए ऐसा। आरसी गुप्ता जी को पूछा गया, आप ऐसे क्यों रोक रहे हो? तो आरसी गुप्ता जी ने कहा, आप हमारे बोलने पर 48 घंटे की मोहलत दे दीजिए। 48 घंटे बाद आप चाहें तो शबनम को 5 लाख रुपए दे दीजिएगा। सीएम मायावती और उनका सचिवालय मान जाता है। 48 घंटे की मोहलत दे दी जाती है पुलिस को। मायावती लखनऊ वापस लौट जाती हैं और पुलिस केस को सुलझाने में जुट जाती है। पुलिस शबनम के कॉल डिटेल्स निकालती है तो पुलिस को पता चलता है कि शबनम सलीम नाम के आदमी से लगातार संपर्क में थी। वारदात के दिन भी कत्ल होने से 5 मिनट पहले और कत्ल हो जाने के 5 से 10 मिनट बाद शबनम ने सलीम को कॉल किया। ये 2 आखिरी कॉल थे दोनों के बीच। इससे पहले पूरे दिन में करीब 55 कॉल किए गए और उस पूरे महीने में करीब 900 कॉल हुए दोनों के बीच। अब पुलिस का शक यकीन में बदलता जा रहा था। पुलिस सोचती है कि कत्ल होने से पहले बात हो रही है, कोई बात नहीं, पर कत्ल होने के 10 मिनट बाद भी वह सलीम को कॉल कर रही है। घर में 7 लाशें पड़ी हैं और शबनम सलीम को कॉल कर रही है, जबकि पुलिस को जो कॉल किया था वो पड़ोसी ने किया था और पड़ोसियों को शबनम ने चीख कर बुलाया था घर पर। तो ऐसा क्यों? इसके बाद पुलिस सलीम को उठाकर सख्ती से पूछताछ करती है तो सलीम पूरी कहानी सुनाता है। सलीम बताता है कि मैं और शबनम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम निकाह करना चाहते हैं, पर शबनम के घर वाले किसी भी हाल में हमारा निकाह कराने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद शबनम ने अपने परिवार के सारे लोगों का कत्ल करने का मन बना लिया। सलीम ने कहा, शबनम के परिवार की हत्या उसने और शबनम ने ही की है। 13 अप्रैल 2008 को बाजार से जहर खरीदकर सलीम ने शबनम को दिया। 14 अप्रैल की रात शबनम ने चाय में जहर मिलाकर अपने पूरे परिवार को वह चाय पिला दी, पर खुद चाय नहीं पी। चाय पीकर कुछ लोगों की मौत हो गई और कुछ लोग बेहोशी की हालत में चले गए। शबनम को जहर पर यकीन कम था, इसीलिए देर रात उसने सलीम को फोन करके अपने घर बुलाया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी लेकर आया था। शबनम के कहने पर सलीम ने पहले शबनम के अब्बू शौकत के सीने पर कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद मां पर, फिर दोनों भाई भाभी और मौसी की बेटी को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद सलीम कुल्हाड़ी लेकर वहां से भाग गया। सलीम ने रास्ते में एक तालाब में कुल्हाड़ी फेंक दी, तभी उसे शबनम का कॉल आया। शबनम ने कहा, वापस आ जाओ, भतीजा जिंदा है। सलीम ने शबनम से कहा, मैं नहीं आऊंगा, तुम खुद मार दो।
उसके बाद शबनम ने 11 महीने के अपने भतीजे का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। सबूत के तौर पर सलीम ने हत्या में इस्तेमाल हुई कुल्हाड़ी के बारे में बताया। पुलिस ने वह कुल्हाड़ी बरामद कर ली। केस सुलझ चुका था, बस शबनम का जुर्म कबूलना बाकी था। अब पुलिस शबनम को हिरासत में लेती है और पूछताछ करती है। शुरुआत में शबनम हत्या में शामिल होने से इनकार करती रही। तभी सलीम ने बोला कि मैंने सब कुछ बता दिया है, अब तुम भी स्वीकार कर लो। ये सुनकर शबनम रो पड़ी और अपने सारे गुनाह मान लिए। हत्याकांड के कुछ दिन में ही पुलिस ने कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया था और कातिलों को गिरफ्तार कर लिया था। यह पूरा केस पानी की तरह साफ हो गया था। अमरोहा की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 अगस्त 2010 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई। जज ने कहा, इससे ज्यादा जघन्य कत्लेआम नहीं हो सकता। जज ने पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस ने जिस तरह से इस केस को सुलझाया है, मैंने अपने पूरे जीवन में इस तरह से जांच नहीं देखी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकलकर यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने भी दोनों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। शबनम और सलीम को माफी की उम्मीद थी, इसीलिए वह सुप्रीम कोर्ट गए, पर वहां भी फांसी की सजा बरकरार रही। शबनम और सलीम ने अपने सारे कानूनी दांव आजमा लिए, पर कहीं भी माफी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने तब की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दया याचिका भेजी, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। शबनम को फांसी होना लगभग तय था, पर उस वक्त किन्हीं कारणों की वजह से शबनम को फांसी नहीं दी जा सकी। अपने परिवार के कत्ल की घटना को अंजाम देते वक्त शबनम 2 महीने की गर्भवती थी। शबनम ने जेल में एक लड़के को जन्म दिया। 6 साल की उम्र तक वह लड़का शबनम के साथ जेल में ही रहा, पर नियमों के मुताबिक 6 से 7 साल के बाद बच्चे को जेल में नहीं रखा जा सकता। उसे कोई परिवार या पहचान वाला गोद लेना चाहे तो ठीक है, वरना एनजीओ वगैरह में ऐसे बच्चों की परवरिश होती है। शबनम के एक परिचित सैफी नाम के पत्रकार थे। सैफी के बताए अनुसार सैफी के पास कॉलेज में फीस भरने के पैसे नहीं हुआ करते थे, तो शबनम उन्हें कॉलेज की फीस भरने के पैसे देकर उनकी मदद किया करती थी। अब सैफी पत्रकार बन चुके थे। सैफी ने शबनम के बेटे को गोद लेने का प्रस्ताव रखा। शुरुआत में तो शबनम अपना बेटा सैफी को देने को तैयार नहीं थी, पर बाद में शबनम मान गई। अतः सैफी और उनकी पत्नी ने शबनम के बेटे को अडॉप्ट कर लिया। शबनम का बेटा ताज उर्फ बिट्टू करीब 14 साल का हो चुका है। सैफी कहते हैं कि वह आज तक शबनम के बेटे बिट्टू को शबनम के गांव नहीं लेकर गए, क्योंकि शबनम ने अपना बेटा सैफी को देते वक्त सैफी से ये वादा लिया था कि तुम मेरे बेटे को मेरे गांव कभी लेकर नहीं जाओगे और उसका नाम भी तुम बदल दोगे। सैफी ने अपने दोनों वादे निभाए। वादे के मुताबिक शबनम के बेटे को बाबनखेड़ी तो दूर कभी अमरोहा तक नहीं ले जाया गया। शबनम की वकील ने उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन को पत्र लिखा। उस पत्र में वकील ने कहा कि भारतीय इतिहास में किसी महिला को फांसी नहीं हुई है। अगर शबनम को फांसी दी गई तो पूरी दुनिया में भारत की बदनामी होगी। साथ ही शबनम के बेटे का हवाला देते हुए कहा कि शबनम का बेटा अब सब समझने की उम्र का हो गया है। अगर अब शबनम को फांसी दी गई तो उस बच्चे के साथ नाइंसाफी होगी, उस बच्चे की जिंदगी पर, दिमाग पर गलत असर होगा। अतः शबनम की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। पत्र मिलने के बाद गवर्नर ने इस मामले को यूपी सरकार को ट्रांसफर कर दिया है, जहां से अभी तक कोई फैसला नहीं आया। फिलहाल सलीम प्रयागराज जेल में और शबनम रामपुर जेल में बंद हैं। इस हत्याकांड के बाद आसपास के इलाके में पैदा होने वाली किसी भी लड़की का नाम शबनम नहीं रखा गया। जिन लड़कियों के नाम पहले से शबनम थे, उनके माँ बाप ने लड़कियों के नाम बदल दिए। जिस स्कूल में शबनम पढ़ाती थी, घटना के बाद शबनम नाम की किसी लड़की का दाखिला उस स्कूल में नहीं हुआ। उस वक्त वहाँ के लोग लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने पर भी आपत्ति जताने लगे। 14 अप्रैल 2008 की रात में हुआ कत्लेआम, जिसमें घर की बेटी ने ही अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब भी वो उस रात के बारे में सोचते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। वो लोग शबनम और सलीम को याद नहीं रखना चाहते। तो आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। द रियल टॉक का मोटिव किसी को भी डराना नहीं है। द रियल टॉक का मोटिव अपने दर्शकों को अपनी कहानियों के माध्यम से सतर्क करना है। सच्ची घटनाओं को कहानी रूप में देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।